स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर बोहर्स मॉडल से। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कल वाले लेक्चर में हमने कहाँ पे ड्रॉप किया था? हमने कल रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था और उसके बाद हमने उसकी लिमिटेशंस देखी। कौन कौन सी लिमिटेशन हमने देखी? हमने पहला वाला लिमिटेशन क्या देखा था कि वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड, वहाँ पे क्या हमने देखा था लिमिटेशन उसकी कि जो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन वहाँ से क्या बोला था मैक्सवेल ने कि कोई भी चार्जड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है वो इमिट करता है एनर्जी को। यानी कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इमिट करेगा अपनी एनर्जी और ये इस तरीके की पाथ लेना चाहिए था और फाइनली कोलैप्स होना चाहिए न्यूक्लियस में। जो किसने बोला था? मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ये होना चाहिए था। इसका आंसर नहीं दे पाया रदरफोर्ड, जिसकी वजह से उसका जो मॉडल था वो डिस्कार्ड किया गया था। उसके बाद हमारे पास और एक मॉडल आया जिसका नाम है बोहर्स मॉडल। 1913 की बात है। ये जो बोहर था ये रदरफोर्ड का ही स्टूडेंट था। ये अपना मॉडल लेके आया था 1913 में। इसने पहला वाला पोस्टुलेट इस तरीके से दिया, बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन एटम। तो उसने बोला जो यहाँ से ये चलता है सर्कुलर ऑर्बिट में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगता है mv²/r, ये बैलेंस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो आरडी किसने बोला था? जो आरडी रदरफोर्ड ने बोला था। इसने यही पोस्टुलेट वापस दिया, बोला कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन चलता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट होता है, उसको बैलेंस किया जाता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उसको बैलेंस किया जाता है। तो ये इक्वेशन इसने दे दी, जो आरडी किसने दी थी? जो आरडी रदरफोर्ड ने दी थी। और उसके बाद सवाल अराइज हो गया था। कौन सा वाला सवाल अराइज हो गया था? अब आए थे मैक्सवेल का जो सवाल जो उसने पूछा था कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चलता है तो ये कंटिन्यूअसली इमिट करेगा एनर्जी, और अगर ये कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी करता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये अब इसी सर्कुलर पाथ में नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर ये अभी इस वाली पाथ में चल रहा है तो इसका क्वेश्चन था कि अगर ये इमिट करेगा अपनी एनर्जी, ये इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा कम वाले ऑर्बिट में चलेगा, फिर उसके बाद कम चलेगा, फिर इसके बाद कम, और फाइनली किस में जाएगा? ये फॉल करेगा किस में? न्यूक्लियस में ये फॉल करेगा। ठीक है, तो हमने जब यही देखा, जब इसको सवाल आया था किसको? मैक्सवेल बोहर को यही सवाल आया था, मैक्सवेल का सवाल। तो इसने इस तरीके से जवाब दिया। उसने बोला कि ये जो आप बोलते हो कि ये ऑर्बिट में चलता है, ये इलेक्ट्रॉन किस में चलता है? ऑर्बिट में चलता है। इसने बोला ये जो ऑर्बिट है ये स्टेबल ऑर्बिट है। क्या है? एक तो इसने बोला ये स्टेबल ऑर्बिट है, और उसने बोला इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज फिक्स्ड। यानी कि जो ये ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड एनर्जी है। यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में चलता है ये कंटिन्यूअसली इसी ऑर्बिट में चलेगा, क्योंकि इस वाले ऑर्बिट की जो एनर्जी है, यानी कि ये ऑर्बिट स्टेबल है और इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। अब अगर कोई यहां से सर्कुलर पाथ दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले ऑर्बिट में, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी वाले ऑर्बिट में चलेगा, क्योंकि उसकी अपनी अलग एनर्जी होगी, फिक्स्ड होगी। यानी कि इन दो की एनर्जी सेम नहीं होगी। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी अपनी कुछ, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी कुछ, यानी कि दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट्स है। अगर ये स्टेबल स्टेट्स है तो उसका क्या मतलब हो? इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो जवाब दे दिया कि अगर आप यहां से फिक्स्ड एनर्जी बोला कि कोई वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ जाएगा, कोई इमिट अपनी एनर्जी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये अपनी सर्कुलर वाली ऑर्बिट में चलता है, उस ऑर्बिट में चलता है जिस ऑर्बिट में आपको क्या होता है? एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, यानी कि ये वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है। तो सक्सेसफुली उसका आंसर दे दिया था। किसका आंसर दे दिया था? जो मैक्सवेल ने सवाल अराइज किया था कि ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ये इमिट करना चाहिए एनर्जी, और ये कंटिन्यूअसली इसी वाले ऑर्बिट में नहीं जाना चाहिए, ये फॉल होना चाहिए था न्यूक्लियस में। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी बोहर ने। और क्या बोला था? बोला कि जो ऑर्बिट्स है ये स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं और इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी फिक्स्ड रहती है, यानी कि चेंज उनकी एनर्जी नहीं होती है। ये किसने बोला था? बोहर ने पहला पोस्टुलेट दिया था। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया था बोहर ने? सेकंड पोस्टुलेट बोहर ने इस तरीके से दिया, बोला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। क्या बोला था सेकंड पोस्टुलेट? कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या बोला था सेकंड पोस्टुलेट? इज क्वांटाइज्ड एंड इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या बोला इसने? बोला पहला पोस्टुलेट इसने क्या दिया कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट जिसका सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ऑलरेडी रदरफोर्ड ने भी दिया था और पहला पोस्टुलेट इसका यही था। सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन, अब सेकंड पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अब इसने कैलकुलेट किया इस एटम के थ्रू, बोला कि जो इलेक्ट्रॉन अब इस वाले ऑर्बिट में रोटेट करता है या चलता है या किसी भी ऑर्बिट में चलता है, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? वो क्वांटाइज्ड होता है और होता है बराबर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर। क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और अगर हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के बराबर, और इसको फिर वहां पे सपोर्ट किया था, इस वाले पोस्टुलेट के लिए सपोर्ट किया था de Broglie ने भी। और हम देखेंगे कैसे एक्सप्लेन किया था उसने, कैसे सपोर्ट किया था इसने अब दो पोस्टुलेट्स दिए। पहला वाला पोस्टुलेट क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और इसमें क्या चीज है? सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है। सेकंड वाला पोस्टुलेट क्या दिया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का है, जो किस इलेक्ट्रॉन का है? जो किसी भी ऑर्बिट में घूमता है, वो क्वांटाइज्ड है और उसका जो वैल्यू है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाइड ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर है। तो इक्वेशन हमने जब यहाँ पे लिखी, हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अलग से लिखेंगे क्योंकि हमें ये काम आ जाएंगी। पहली इक्वेशन क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या बोला? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर। ये दो पोस्टुलेट्स के थ्रू इसने दो इक्वेशंस हमें निकाल, ये दो इक्वेशंस हमें मिली, हमें एक वाली ये इक्वेशन मिली और एक वाली ये इक्वेशन मिली। ये हमें कहां से मिला कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है और वो क्वांटाइज्ड रहता है, यानी कि और उसका वैल्यू किसके बराबर है? NH अपॉन 2 पाई। और ये कौन सा वाला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट और उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यही ये दो पोस्टुलेट्स वहां से आए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम अब निकालेंगे कि रेडियस, उस ऑर्बिट का रेडियस, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, हम उसी का रेडियस निकालेंगे। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। क्या करेंगे हम? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। हम देखेंगे इस रेडियस ऑर्बिट का कौन सा रेडियस है, किस ऑर्बिट का? जिसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। अगर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे इस v को ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू NH अपॉन mr 2 पाई के बराबर लिख सकता हूँ ना। अब मैं अगर इस v को पुट करूंगा इस वाली v में, तो ये मुझे बनेगी फॉर्मूला। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 1 मुझे इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r के बराबर, क्योंकि इस स्क्वायर का r और r कट जाएगा तो ये बन गया। अब मैं इस v को जब यहाँ पुट करता हूँ, ये बनेगा m ऑफ n h डिवाइडेड बाय m r 2 पाई, इसका स्क्वायर है मुझे, इज इक्वल टू k ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने उसको अपना स्क्वायर दिया, तो ये बना मुझे n स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब ये r स्क्वायर जो ही मैं निकाल रहा हूं, ये r स्क्वायर मुझे आता है बराबर, r मुझे बनेगा बराबर, किसके बराबर आएगा? ये r मुझे आएगा बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय k ze स्क्वायर m, और उसके बाद क्या बचेगा? r स्क्वायर तो ऊपर गया और उसके बाद 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ये r बन गया मुझे। जो ही मैंने इन वैल्यूज डाले, इसका वैल्यू डाला, इस k का वैल्यू डाला, z का वैल्यू डाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू डाला, मास का वैल्यू डाला, 4 पाई का वैल्यू डाला, तो ये r मुझे बनता है बराबर 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट है। क्या है ये? किस तरीके से मैंने निकाला? मैंने दो इक्वेशंस मेरे पास थी, सॉरी यहाँ पे आप स्मॉल m ही लिखिए उसको। तो मेरे पास जब दो इक्वेशंस थी, मैंने क्या किया इनको, मैंने यहाँ पे v का वैल्यू निकाला, फिर v का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो मुझे r का वैल्यू आ गया था, वो किसके बराबर मुझे बना? यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने इसको इसके साथ जो ही मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये r स्क्वायर है और ये r एक कट जाएगा, r ही बच जाएगा। अब r को मैं जो ही कैलकुलेट करूंगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, डिवाइडेड में आ जाएगी, फिर ये वाली टर्म जो कि यहाँ पे है, और जो ही मैंने अपने वैल्यूज दे दिए इसको इनको, यानी कि k का वैल्यू दिया, h का वैल्यू दिया, z का वैल्यू दिया, इन सब का वैल्यू दे दिया, तो मुझे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट निकलता है किसके बराबर? r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z एंगस्ट्रॉम्स में। ये n क्या है? ये z क्या है? ये है एटॉमिक नंबर,
और ये है ऑर्बिट नंबर, यानी कि आप किस वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हो। n=1 यानी कि आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हो, n=2 यानी कि आप सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हो। दिस इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, जिसके बारे में पूछा जाता है कि आपको वहां पे दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर किसी का भी, और पूछा जाएगा इसको जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है उसका कौन सा रेडियस है, या सेकंड वाला ऑर्बिट है उसका कौन सा रेडियस है, ये सवाल पूछा जाता है। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, ये मैंने निकाला रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। उसके बाद जो मुझे सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी मुझे वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि मुझे निकालनी क्या, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। मुझे क्या निकालना है, इस वेलोसिटी निकालनी है, किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की, किसमें, जब ये ऑर्बिट में होता है। तो मैं इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये v मुझे आया बराबर किसके बराबर, NH डिवाइडेड बाय mr 2 के बराबर। अब अगर r को मैं ये वाला वैल्यू दे दूंगा, ये वाला वैल्यू जो ही मैं दे दूंगा r के बदले, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, NH डिवाइडेड बाय m 2 r का जब मैं वैल्यू दे दूंगा ये इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, को क्या चढ़ेगा ऊपर बेटा, ऊपर आ जाएगा k z e स्क्वायर m4 पाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर n a स्क्वायर, और ये कट जाएगा और मुझे वेलोसिटी का जो वैल्यू आता है, इनका वैल्यूज पुट करके मुझे आता है बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶, और उसके बाद आता है z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकंड के बराबर आता है मुझे क्या, इसकी वेलोसिटी आती है। ये मुझे डायरेक्टली वैल्यूज याद है, मैंने इसीलिए डायरेक्टली लिखे, क्योंकि एंट्रेंस की बात करेंगे तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने किस तरीके से की, ये वाली इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी आ चुकी थी। अब आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, आर का वैल्यू तो आपको यहाँ पे आ गया था, वो जब आपने यहाँ पे पुट किया, अब आपने इनका वैल्यूज दे दिया था, एच का वैल्यू दिया, के का वैल्यू दिया, सारी चीजों का वैल्यू दिया, तो आपको किसके बराबर आया, v = 2.18 इंटू 10⁻⁶ z डिवाइड बाय n। ये z फिर से क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये n का है, ऑर्बिट नंबर है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट्स है। ये है वेलोसिटी, और क्या हमने क्या निकाला, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और वेलोसिटी हमने निकाली दोनों की। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये खत्म करके हम आ जाएंगे पार्ट पे कि हम अब निकालेंगे एनर्जी, किसकी एनर्जी निकालेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है इसकी हमें एनर्जी निकालनी है। हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, हम लिख सकते हैं ना टोटल एनर्जी। अब हमें टोटल एनर्जी इसकी निकालनी है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और होगा बराबर किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, वो प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे। मैं फिलहाल लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। समझ आ रही है बात, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के टाइम्स के ई प्लस एम ई पी ई। ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग, इट्स हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर। ये क्या होता है, ये उस इलेक्ट्रॉन, ये होता है पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रॉन का, जो किस में होता है, ऑर्बिट में होता है, किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ दैट वेरी पार्टिकल। तो इसको मैं लिखूंगा z e स्क्वायर अपॉन r के बराबर। अब मैंने क्या किया, मैं जब टोटल एनर्जी निकालनी है, ये मुझे, मैं इस वाले mv को कौन सा वैल्यू दे रहा हूं, ये mv स्क्वायर है यहाँ पे, मुझे ये किसके बराबर मुझे आएगा, mv, यहाँ पे mv स्क्वायर का वैल्यू मुझे किसके बराबर है, के z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मैं लिखूं के z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर। अब मैंने इसको क्या किया, सॉरी यहाँ पे हाफ ऑफ 1/2, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k है, k टाइम्स z, और यहाँ पे भी k है। अब मैंने क्या किया, मैं हाफ को जब a वाला एक उतार रहा हूं तो मुझे आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 k z e स्क्वायर अपॉन r। जो ही मैंने इसका वैल्यू दिया, ये टोटल एनर्जी मुझे बनता है बराबर, ये मुझे आता है बराबर -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बता चुका हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग, इट्स 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने क्या किया, हमने निकाला कि टोटल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने किसके को लिखा, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है k टाइम्स z e स्क्वायर
डिवाइडेड बाय आर के बराबर। अब मुझे क्या करना था, मैंने mv का वैल्यू यहां से लिया, mv स्क्वायर का वैल्यू यहां पे लिया, वो किसके बराबर था मुझे, कि z ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर मैंने यहां पे पुट किया, और ये वाली टर्म यहां पे लिखी। हाफ को मैं जब एक उतार रहा हूं तो मुझे माइनस टाइम्स 1/2 आ रहा है, और जो ही मैंने इनके वैल्यूज पुट किए तो मुझे किसके बराबर आता है, -13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग, इट्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द जूल, एनर्जी इन जूल। अब मुझे इसके बाद क्या निकालना है, आपने ग्रेविटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ी होगी, एक इक्वेशन आपने डिराइव की होगी, मैं उसी की बात करूंगा। वो कौन सी इक्वेशन है, कि टोटल एनर्जी का जो मॉड होता है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 के बराबर। ये आपने ग्रेविटेशन में एनर्जी की एक रिलेशन निकाली होगी, आपने डिराइव की होगी ये फॉर्मूला, का टोटल एनर्जी का मॉड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के मॉड के बराबर होता है, वो होता है बराबर मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अब अगर टोटल एनर्जी मुझे इसके बराबर निकला, उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मुझे किसके बराबर आएगा, -13.6 काइनेटिक एनर्जी z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इसकी भी यही एनर्जी आएगी, किसकी, इस काइनेटिक एनर्जी की भी वही एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी को, जो किसको मिला है, टोटल एनर्जी को। अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दैट्स नथिंग, इट्स एनर्जी, टोटल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बनेगा मुझे पोटेंशियल एनर्जी बराबर 27.2 माइनस n स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर divided by n square electron volt. This is the potential energy of an electron in an orbit. This is the kinetic energy of an electron in an orbit. This is the total energy of an electron in an orbit. अब सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि total energy is equal to potential energy, total energy in of an electron in an orbit is equal to total energy in an electron in an orbit is equal to total energy is equal to potential energy, total energy is equal to kinetic energy, total energy is greater than kinetic एनर्जी, टोटल एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये पता है कि ये टोटल एनर्जी होता है बराबर किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कब, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होता है, तो जब आप उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये बन गया ये वाली फॉर्मूला। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, वही ये चीजें हमने क्या देखी बोहर्स मॉडल में। पहले हमने क्या देखा कि इसने एक पोस्टुलेट दिया था, जिसमें इसने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब सवाल है कि जो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आता है उसको बैलेंस किया जाता है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब उसके बाद सवाल अराइज हो गया कि अगर ये चार्जड पार्टिकल है, ये रोटेट करता है, तो ये एनर्जी को इमिट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो लेकिन इसने उसका जवाब किस तरीके से दिया, बोला कि जो भी ऑर्बिट में चलता है वो स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसके बाद जब हम आगे चले गए, उसके बाद इसने सेकंड वाला पोस्टुलेट दिया, उसमें इसने क्या बोला कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड रहता है, उसका वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन 2 के बराबर है। अब हमने फिर दो फॉर्मूलाज इसमें डिराइव करी थी, उसके बाद ही उन दो फॉर्मूलाज का हेल्प करके हमने क्या निकाला था, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट खत्म करके हमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। उसके बाद हमने क्या निकाला, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी अलग से देखा, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी अलग से देखा, और हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है टोटल एनर्जी के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है इन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ये खत्म करके हम आ जाएंगे एनर्जी लेवल पे। ठीक है बेटा, अगर हम एनर्जी लेवल की बात